हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कल हम जो पढ़े थे उसमें एक समान आवेशित चालक गोला था, चालक गोला या धातु का गोला। तो चालक गोले के कारण, चालक गोला को ही हम कहे थे, इसका नाम दिए थे कल गोलीय कोश, गोलीय कोश यानी जिसके अंदर का भाग खाली हो। तो अचालक गोले के कारण आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। कल चालक और अचालक का अंतर समझाए थे कि यदि दिया गया आवेश उस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप में फैल जाए तो वह चालक गोला होगा, और दिया गया आवेश उसके पूरे आयतन में एक समान रूप से फैल जाए तो वह अचालक गोला हो जाएगा। तो आज हम लोग एक अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो अचालक गोला का मतलब एक गोला ऐसे ले लिया जाए और दिया जाने वाला आवेश इसके पूरे आयतन में, त्रिज्या यदि इसकी कैपिटल आर के बराबर हो, ये एक अचालक गोला ले लिया गया जिसका केंद्र ओ ले लें, त्रिज्या इसकी कैपिटल आर के बराबर कर दें, त्रिज्या गोले की आर के बराबर। तो जब आवेश देंगे तो दिया जाने वाला आवेश जो प्लस क्यू होगा वो इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से फैलेगा। इसका पूरा आयतन कितना, त्रिज्या आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में ये आवेश एक समान रूप में फैल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये गोला अचालक गोला होगा। कल जो बताए थे इसके पृष्ठ पर फैला था वह चालक गोला था जिसका नाम हमने गोलीय कोश रखा था, और आज अचालक गोला है, दिया जाने वाला जो आवेश प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू आवेश इसके पूरे आयतन में 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में एक समान रूप में फैला हुआ है, तो ये बन गया एक अचालक गोला। इस अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे 3 स्थितियों में। किन किन स्थितियों में? इस अचालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर, इस अचालक गोले के पृष्ठ पर, और इस अचालक गोले के अंदर वाले यानी इसके भीतर आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। बिल्कुल कल वाला डेरिवेशन जो पढ़े थे वही डेरिवेशन दोबारा इसमें है, थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगी इसमें। तो कैसे करेंगे? हम इस अचालक गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर, कहाँ पर? बाह्य बिंदु पर। पहली कंडीशन में हम निकालने जा रहे हैं बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु पर, एट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। तो यह आवेशित अचालक गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर। ऐसी कंडीशन में जब ये बिंदु P बाहर होगा, अचालक गोले के बाहर होगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होगी। बिल्कुल कल की तरह से डेरिवेशन चलेगा। तो इस बिंदु P पर इस अचालक गोले के कारण यह कैसा गोला है? अचालक गोला, अचालक, अचालक गोला, आवेशित अचालक गोला, ये हो गया जिसकी त्रिज्या आर है। तो इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो एक गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर किस तरह का गॉसियन पृष्ठ लिया जाएगा? आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ लिया जाएगा जिसका केंद्र O पर ही होगा। तो एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कहाँ से गुजरता है? बिंदु P से। इस तरह ये बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ बन गया। ये हो गया आपका गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, और इस गॉसियन पृष्ठ का केंद्र भी वो है, इसकी रेडियस गॉसियन पृष्ठ की r है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। तो P बिंदु जहाँ पर लिए है वहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ये लिया गया। इस क्षेत्रफल अवयव का मान d है। इस
डीए अवयव की दिशा जो आएगी, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा जो आएगी, इस क्षेत्रफल अवयव पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगी, वेक्टर डीए से रिप्रेजेंट कर दिए। इस अचालक गोले के केंद्र O से डीए के अल्पांश डीए के हर एक बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है, इसलिए इसके कारण डीए के हर एक बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी और उसकी दिशा बाहर की ओर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर बाहर की ओर वेक्टर ई, यहाँ पर थीटा का मान 0, वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच एंगल 0। तो सबसे पहले हम निकालेंगे परिभाषा के अनुसार इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, फिर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से क्या होगा, फिर गॉस की प्रमेय लगाएंगे, बिल्कुल कल की तरह डेरिवेशन करेंगे तो आपका ये डेरिवेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई लिखा जाएगा, जो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए के बराबर आएगा। ये परिभाषा कहती है। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर निकालना चाहें, फाई ई की वैल्यू निकालना चाहें तो यहीं पर हम लोग इंटीग्रल कर देते हैं किसका, ई डॉट डी ए का, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए की वैल्यू क्या, ई डॉट डी ए की वैल्यू ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0। तो ई को बाहर कर दिए, ये इंटीग्रल ऑफ डी ए, डीए का मान कितना, ई इंटू डीए, डीए गॉसियन पृष्ठ पर अवयव लिया गया था, तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा इस गॉसियन पृष्ठ का, तो 4 पाई, उसकी रेडियस कितनी स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हमने निकाल लिया वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ऐसे हमने इसको निकाल लिया। दूसरी बार गॉस की प्रमेय लगाते हैं। तो गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 इंटू उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा। इसके भीतर कुल उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है, गॉसियन पृष्ठ के भीतर वही आवेश है जो इस अचालक गोले को हमने दिया है, प्लस क्यू आवेश है, तो इंटू यहाँ पर क्यू हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी आएगी Q/ε0। एक ये समीकरण, ये दोनों ही वैद्युत फ्लक्स के मान को बताते हैं। दोनों के लेफ्ट साइड बराबर हैं, राइट साइड को बराबर करेंगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q/ε0। तो E की वैल्यू क्या आई, 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई ऐसे। समीकरण 1 ऐसे। हमने एक विलगित अचालक आवेशित जो गोला था, इसके कारण गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर गोले के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, जो 1/4 पाई ε0 Q/r² आती है। यह वैल्यू किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान है, इसलिए हम कहेंगे कि यह अचालक आवेशित गोला बाह्य बिंदु के लिए ऐसा व्यवहार करता है मानो संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर स्थित हो। जैसे कल कंडीशन बताए थे, बिल्कुल वही चीज़ है कि यह भले ही पूरे आयतन में आवेश फैला है, लेकिन व्यवहार इसका ऐसा है मानो संपूर्ण आवेश इस गोले के केंद्र पर स्थित है। तो बिंदु आवेश के समान ये व्यवहार करता है अचालक गोला। कब? जब हम उस गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। यानी बाह्य बिंदुओं के लिए, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यह अचालक गोला एक बिंदु आवेश की भांति काम करता है। भले ही ये फैला है पूरे आयतन में, लेकिन व्यवहार इसका ऐसा होता है जैसे पूरा पूरा आवेश इस गोले के केंद्र पर स्थित हो। तो एक चीज समीकरण हमने ऐसे यहाँ पर निकाल लिया। अब चूंकि ये आवेश पूरा पूरा फैला है, आयतन 4/3 पाई r³ आयतन में फैला हुआ है। एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो यदि आयतन आवेश घनत्व की बात करें, आयतन आवेश घनत्व रो, तो रो की वैल्यू क्या होगी,
एकांक आयतन में फैले हुए आवेश की मात्रा 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में फैला आवेश Q के बराबर, तो एकांक आयतन में कितना फैलेगा Q/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये चीज़ आवेश घनत्व आ गया। तो Q की वैल्यू क्या आएगी, Q बराबर 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। इस Q का मान अगर यहाँ समीकरण 1 में रखा जाए तो E बराबर क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q का मान 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो अपान R स्क्वायर। ऐसे 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो जो बचा वो लिखें, तो E बराबर क्या बचा, यहाँ रो बटे एप्सिलॉन 0 पहले लिखेंगे, रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू क्या बचा है यहाँ पर कैपिटल R क्यूब अपान 3R स्क्वायर। ये एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इस तरह से है। ऐसे इसको बनाएंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। तो बिल्कुल कल वाला डेरिवेशन है, कल का डेरिवेशन हम पढ़े हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये डेरिवेशन वाह बिंदु के लिए जो अचालक गोला है वो चालक गोले की तरह से व्यवहार कर रहा है, सूत्र वही आ रहा है। अंतर बस ये है कि चालक गोले में आवेश उसके पृष्ठ पर था और अचालक गोले में उसके पूरे आयतन में उसके भीतर समान रूप में फैला हुआ है, लेकिन फार्मूला वही आता है। समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि वही चीज़ आ रही है। दूसरा समीकरण जो कि आयतन घनत्व के रूप में है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ। समीकरण 1 और 2 इस अचालक गोले के कारण वाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हुआ। तो एक स्थिति वाह्य बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लिया। अब यदि हम इसके पृष्ठ पर बात करें, जो अचालक गोला लिया गया उसके पृष्ठ पर बिंदु हो, दूसरे पॉइंट में उसके पृष्ठ पर हो, दूसरा पॉइंट में कहाँ पर, पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर जब जाएंगे तो स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर आ जाएगा। एट द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। जब ये बिंदु P यहाँ से खिसकते हुए इसको कहाँ कर देंगे, P पर कर देंगे, इस पॉइंट P को यहाँ पर इसके पृष्ठ सरफेस पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, तो स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर आ जाएगा। तो बिल्कुल जो पीछे डेरिवेशन किए हैं वही तर्क लगाएंगे, उसी तर्क के अनुसार यहाँ अल्पान क्षेत्रफल निकालेंगे, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, बिल्कुल वैल्यू यही आएगी। E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर की जगह पर कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरा फार्मूला यही गॉस की प्रमेय लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से आएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका समीकरण आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे कैपिटल R स्क्वायर। ये गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। बाहर थी, R दूरी पर थी, तो फार्मूला ये था, पृष्ठ पर आएंगे तो स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और यदि समीकरण 2 में मान रख दें, स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर कर दें, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E बराबर, यहाँ से देख लेंगे, रो अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल R क्यूब अपान 3R स्क्वायर। तो E बराबर रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R बाई 3। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। ये पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो हम अचालक गोले के कारण गोले के केंद्र से R दूरी पर बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोले की पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमने यहाँ पर कर लिया। अब आंतरिक बिंदु पर यानी अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसका व्यंजक देखते हैं। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में बिंदु P जो पृष्ठ पर था दूसरी कंडीशन में, अब वो बिंदु P बाहर से पृष्ठ पर आया और पृष्ठ से अब अंदर आएगा। यानी अचालक गोला इस तरह से ले लेंगे,
ये अचालक गोला हो गया, ये आवेशित अचालक गोला, अचालक गोला। आयतन, पूरे आयतन में ये आवेश एक समान रूप में फैला हुआ है। कितने आयतन में? तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में। कितना आवेश है? प्लस क्यू। ये आवेश प्लस क्यू के बराबर पूरे आयतन में फैला हुआ है। केंद्र O है और इसकी रेडियस कैपिटल R है। ऐसे इस तरह से है। Q आवेश कितने आयतन में फैला है? तो Q आवेश फैला हुआ है कितने आयतन में? 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में फैला हुआ है। इसको जानना है। अब हम जानना चाहते हैं कहाँ पर? तीसरी कंडीशन है आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, इंटरनल पॉइंट। और ऐसी कंडीशन में स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी होगी। तो बिंदु P कहाँ लिया जाएगा? बिंदु P यहाँ पर, ये बिंदु P हो गया। दूरी R और R का मान कैपिटल R से छोटा है। अगली बार बाहर लिए, फिर पृष्ठ पर, अब अंदर। कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु P पर? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक काल्पनिक गौसियन पृष्ठ खींचेंगे। यहाँ गौसियन पृष्ठ गोलीय पृष्ठ खींचा जा रहा है। ये क्या बन गया? गौसियन पृष्ठ, गौसियन पृष्ठ ये हो गया। अब गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, बिल्कुल पुरानी परिभाषा। यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, क्षेत्रफल अवयव लेंगे dA, तो उसकी डायरेक्शन किधर जाएगी? बाहर की ओर dA। मानेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E की भी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। ऐसे यहाँ थीटा 0 आएगा। तो सबसे पहले इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आएगा d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। लेकिन संपूर्ण से निकालना है, ये तो E dA cos 0 का मान 1 आ जाएगा। संपूर्ण से निकालना है तो फाई E बराबर इंटीग्रल ऑफ E dA। E को बाहर कर लेंगे, पुरानी बातें बिल्कुल वही हैं। dA का मान 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ऐसे कर दिए, ये आ गया। दूसरी बार गॉस की प्रमेय लगाएंगे और गॉस की प्रमेय से 1/ε0 इंटू इस गौसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश की मात्रा, जो ये Q आवेश है, ये तो 4/3 पाई आर क्यूब इस पूरे बड़े वाले गोले में स्थित है। लेकिन अब हमें निकालना है कि इस गौसियन पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है। तो हम मान लेंगे कि इस गौसियन पृष्ठ के भीतर जो आवेश है वो है कितना? Q डैश है। इस Q डैश की वैल्यू हमें निकालना भी रहेगा। तो माना गौसियन पृष्ठ के भीतर आवेश Q डैश है, तो यहाँ पर इंटू Q डैश आएगा। तो ये वैल्यू आएगी Q डैश अपान ε0, जहाँ Q डैश क्या है? Q डैश बराबर गौसियन पृष्ठ के भीतर आवेश की मात्रा। ये गौसियन पृष्ठ के भीतर आवेश की मात्रा है। Q डैश की वैल्यू रख लेंगे बाद में। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ही वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू है, इन दोनों का मान बराबर है। तुलना कर देंगे तो ये आया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q डैश अपान ε0। तो E की वैल्यू 1/4 पाई ε0 इंटू Q डैश बाई आर स्क्वायर, ये चीज़ आई। तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के भीतर किसी बिंदु पर निकाल लिया। कितने के बराबर? E बराबर 1/4 पाई ε0 Q डैश अपान आर स्क्वायर, ऐसे। अब हमें Q डैश के बारे में सोचना है। Q डैश है क्या? इस गौसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश की मात्रा।
क्यू आवेश कितने में था, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में, और गॉसियन पृष्ठ जो लिए हैं उसका आयतन कितना है, तो इसकी त्रिज्या आर है, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हम ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आयतन में आवेश की मात्रा बराबर की, इसलिए एकांक आयतन में Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश की मात्रा Q × 4/3 पाई आर क्यूब पूरे का अपान 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये कैंसिल हो गया, तो ये बराबर आया QR³ अपान कैपिटल आर क्यूब। ये कितने आयतन में, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश की मात्रा है, और इसी को हम Q' माने थे। तो Q' की वैल्यू तो अब हमें प्राप्त हो गई, Q' की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। गॉसियन पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, इसकी मात्रा हमें Q' की मात्रा मिल गई। इसी बात को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। तो इस Q' का मान यहाँ पर रखेंगे, तो Q' का मान रखेंगे तो क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q' की जगह QR³ अपान कैपिटल आर क्यूब इंटू यहाँ R स्क्वायर ऐसे आएगा। QR³ इस तरह से आया, QR³ अपान कैपिटल आर क्यूब इंटू पहले से था R स्क्वायर, तो ये इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से R³ से R स्क्वायर कट रहा है, तो एक R यहाँ पर बच रहा है, तो वैल्यू लिख सकते हैं E बराबर क्या बची, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QR अपान कैपिटल आर क्यूब। ये आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हम अचालक गोले के कारण ये तीव्रता निकाले हैं। कल चालक गोले के कारण हमने पढ़ा था कि चालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। आवेशित गोलीय कोश के भीतर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन यहाँ का ये सूत्र बता रहा है कि अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती है, उसका मान निर्भर करता है स्मॉल r पर, अर्थात गोले के केंद्र से दूरी r के अनुक्रमानुपाती होती है। दूरी जितने हम कम करते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, और जब केंद्र पर चले आएंगे r का मान 0 हो जाएगा, तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो दूरी के बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है। जैसे जैसे इस अचालक गोले के केंद्र से जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते इसके पृष्ठ पर मैक्सिमम होगी, और फिर इसके बाद बाहर जाएंगे तो ये तीव्रता फिर घटना शुरू कर देती है। तो दूरी r के साथ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विचरण कैसे है, ये किस तरह से है, एक ग्राफ पर इसको देखें करके तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी आपको ऐसे। ये हमने ले लिया है एक अचालक गोला हो गया ये, इसका केंद्र जैसे ये O था, कल हम इसको पढ़े थे इस तरह से, आज भी देखेंगे। इस पर तीव्रता लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इस पर ये मूल बिंदु O हो गया, यहाँ पर कैपिटल R हो जाएगा, इधर भी आ सकते हैं तो ये भी कैपिटल R हो जाएगा। तो केंद्र O से देखें, केंद्र O से लेकर के पृष्ठ के बीच में क्या होगा, ये आपका अचालक गोला है जिसके पूरे आयतन में आवेश फैला है। तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन केंद्र से दूरी जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। E प्रोपोर्शनल r है, इसलिए दूरी के बढ़ने पर जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। E प्रोपोर्शनल कैपिटल R ऐसे।
दूरी बढ़ती जाएगी, ये r है, इस पर दूरी बढ़ती जाएगी, r का मान बढ़ता जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती गई और यहाँ पृष्ठ पर आ गए तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होगी। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कैपिटल R स्क्वायर के बराबर। लेकिन फिर जब इससे बाहर जाएंगे तो उसमें आपका सूत्र आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान स्मॉल r स्क्वायर और इससे पता चलता है E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो यहाँ से तीव्रता घटना शुरू करेगी ऐसे, E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर ऐसे। तो दूरी के बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र से पृष्ठ तक जाते समय बढ़ती है, पृष्ठ पर मैक्सिमम होती है और फिर बाहर जाते हैं तो तीव्रता घटती है। इसी तरह से इधर भी हम दिखा सकते हैं। पृष्ठ ये हो गया तो पृष्ठ तक ये E प्रोपोर्शनल R के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। E बराबर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कैपिटल R स्क्वायर और फिर तीव्रता यहाँ से घटना शुरू करेगी E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के अनुसार। ये दूरी के साथ इसका विचरण हो गया। तो हम एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किए। जब बिंदु P बाहर था तो उसके लिए सूत्र ये था, पृष्ठ पर था तो यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर हो गया और गोली पृष्ठ ये अचालक गोले के भीतर अगर आ गए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QR अपान कैपिटल R क्यूब के रूप में आ गई। तो ये इन तीनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हुआ और ये अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन हमने कर लिया। कल धातु के गोले के लिए हम निकाले थे, यानी गोलीय कोष के लिए निकाले थे, चालक गोले के लिए निकाले थे, लेकिन आज हम निकाले हैं इसमें अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उन्हीं तीन स्थितियों में अंतर बस तीनों में से यही मिला हमें कि चालक गोले के कारण उस गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र शून्य होती है, लेकिन इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती, केंद्र पर शून्य होती है। केंद्र से दूरी बढ़ती है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है और इनके रूप में हमने फार्मूला प्राप्त किया। आज का क्लास यहीं ओवर होता है। धन्यवाद।